दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 10। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है। ऑप्शन है आपके महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या उपर्युक्त में से किसी का नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत की संचित निधि में से धन निर्गत करने पर इनमें से किसी का भी नियंत्रण नहीं है। और आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय के लिए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनी होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की संचित निधि जो है ये संसद के नियंत्रण के अधीन होती है, इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कटक ओडिशा में है। केंद्रीय खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान आपका भोपाल में स्थित है और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में स्थित है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संबंध में यदा कदा समाचारों में आता है। ऑप्शन है आपके मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य अफ्रीका। तो सही उत्तर है दोस्तों, गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है यानी मिडिल ईस्ट में स्थित है और ये दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक और सामरिक महत्व है। 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया था और 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं। तो दोस्तों सूर्य जो है 2 बार वर्ष में 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो ये कहाँ पर चमकता है। सही उत्तर है सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है और ये अवधि 21 मार्च और 23 सितंबर है। अगला प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। तो सही उत्तर है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्भरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करते हैं। अगला प्रश्न प्राचीन इतिहास से है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे या किसके समकालिक थे। तो सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग के। दोस्तों महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जिसका कार्यकाल या समयकाल 184 से 148 ईसा पूर्व था, उसके समकालीन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ व्यक्त करता है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है या फिर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है और कुल मिलाकर ये सभी धर्मों को समान भाव से देखता है। किसी भी धर्म को राज्य द्वारा कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो सही उत्तर है उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों शाहजादा दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई है। ऊपरी सदन राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदस्य केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्वावलंबन योजना दोस्तों ये दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है, जिसके अंतर्गत 2022 तक के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण देना है। तो सही उत्तर है वर्ष 2022 के अंतर्गत अंत तक 25 लाख दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो सही उत्तर है संसदात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान में अपनाई गई है। और इसका मुख्य सिद्धांत ये है कि जो कार्यपालिका है या सरकार है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न भूगोल से है, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर है हार्न ऑफ अफ्रीका सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है, जिसमें जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया शामिल हैं। तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती जो है ये हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समता का अधिकार या समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला दोस्तों, रॉकीज नहीं एंडीज जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका जो है ये साउथ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न राजव्यवस्था से है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के भाग 4 क में कुल 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। हालांकि जब मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे तब 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि चेन्नई नहीं बल्कि विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा पत्तन है। चेन्नई एक कृत्रिम पत्तन है जो भारत के सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम जो है ये सबसे गहरा पत्तन है। कोचीन प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है और कांडला ज्वारी पत्तन है। तो बी, सी और डी आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेट ग्रिड क्या है? तो नेट ग्रिड क्या है? एक उपग्रह, एक मिसाइल, एकीकृत खुफिया ग्रिड या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नेट ग्रिड जो है ये नेशनल ग्रिड है, जो एकीकृत खुफिया ग्रिड जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ता है और इसकी परिकल्पना 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी होता है। तो सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है।
यहाँ पर देखिए एटना तो माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो एटना सिसिली द्वीप पर स्थित है। विसुवियस जो है माउंट विसुवियस ये इटली में नेपल्स की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी है, बी का तीसरा हो जाएगा। एरिबस ज्वालामुखी दोस्तों अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित है। और कोटोपैक्सी दोस्तों कोटोपैक्सी इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित ज्वालामुखी है। तो सही सुमेलन इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला और डी का दूसरा। तो 4, 3, 2 और 1 सही सुमेलन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 4, 3, 1 और 2 तो सही सुमेलन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन है आपके भाग 9, 10, 11 या 12। तो सही उत्तर है भाग 9 में। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ये सही नहीं है। वे जल के लिए सरंध होती हैं, ये भी सही नहीं है। ये क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों ही होती हैं, सही है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, ये सही नहीं है। दोस्तों आग्नेय चट्टानें या इग्नेस रॉक जो होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए मैग्मा और बाह्य भाग में लावा के ठंडा और ठोस होने से बनती हैं। ये रवादार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं और इसमें पूरा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आग्नेय चट्टानों के बारे में ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित मिशिगन जो है अमेरिका में है और जो झीलों का क्रम है ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। तो सही उत्तर हो जाएगा ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। तो सही क्रम आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों लीलावती ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो सही उत्तर है प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य लीलावती ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सही उत्तर है द्रविड़ शैली के इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों कोलोरेडो नदी पर हूबर बांध बनाया गया है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बनाया गया है, नील नदी पर आसवान बांध और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध निर्मित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये जयपुर में स्थित है, जयपुर राजस्थान में, और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए यहाँ पर जल संधियाँ हैं और उनकी अवस्थिति आपको बताना है। तो देखिए जिब्राल्टर जो है ये जल संधि अफ्रीका और यूरोप के मध्य है, ए का तीसरा हो जाएगा। मलक्का जल संधि आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, बी का पहला हो जाएगा। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच है और हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। तो 3, 1, 4 और 2 देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बजट एक लेख पत्र है किसका। तो सही उत्तर है बजट सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है। तो सही उत्तर है बजट सरकार की राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी से संबंधित होता है और भारत में बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण दर्शाता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और यहाँ पर देखिए इसमें विभिन्न जो कृषि उत्पाद हैं उनके शीर्ष उत्पादकों से आपको मिलान करना है। जूट का शीर्ष उत्पादक पश्चिम बंगाल है,
चाय का असम है, रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में किया जाता है और गन्ना उत्पादन में अग्रणी आपका उत्तर प्रदेश है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। रेल कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला में स्थित है। व्हील एंड एक्सल संयंत्र बंगलुरु में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी पेरम्बदूर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सही सुमेलन आपका इस प्रकार से हो जाएगा 3, 1, 2, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2 सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कील नहर किसे जोड़ती है? तो सही उत्तर है कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें देखिए, बोथानिया की खाड़ी फ्रांस सही सुमेलित नहीं है। बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना ये भी नहीं सुमेलित है। कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा सही सुमेलित नहीं है। टोनकिन की खाड़ी वियतनाम ये आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन डी सही सुमेलित हो जाएगा। दोस्तों, बोथानिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है, तो ये हो जाएगा स्वीडन और फिनलैंड। बैफिन की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा और ग्रीनलैंड, तो ये इसको मैं कनाडा कर दे रहा हूँ, कनाडा ग्रीनलैंड के मध्य। कारपेंट्रिया की खाड़ी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में कारपेंट्रिया की खाड़ी है। और टोनकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य स्थित है, तो केवल एक ही ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। इसमें जगह के नाम और उनसे उत्पादन खनिजों के नाम दिए गए हैं। पलामू, दोस्तों पलामू झारखंड में स्थित है और यहाँ से अभ्रक उत्पादन होता है। हजारीबाग दोस्तों देखिए बॉक्साइट का भंडार यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और क्योंझर उड़ीसा में क्योंझर स्थित है, जो मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 1 और 2 सही सुमेलन आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामकाजी महिलाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में। दोस्तों 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो है हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन या मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है मंडल कमीशन रिपोर्ट। और मंडल कमीशन का गठन 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक असमानताएं या सांप्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण अल्पसंख्यक समूहों में शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का होना है। अगला प्रश्न है, सिडबी की स्थापना की गई है किसके लिए? तो सही उत्तर है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऐसे ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम वसूल नहीं की जा सकती है, वसूल नहीं होती है, उनको गैर निष्पादक परिसंपत्तियां या एनपीए जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है, ये होती हैं ऐसे ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम वसूल नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद और जातीयता। तो सही उत्तर है समाजवाद। दोस्तों ये भारत के लिए चुनौती नहीं है, लेकिन जातिवाद, क्षेत्रीयता, प्रादेशिकता, सांप्रदायिकता ये सारी चीज़ें भारत के लिए चुनौती प्रदान करती हैं।
अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और ये दोस्तों 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में, जबकि 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधक कानून विषयक प्रावधान है? तो सही उत्तर है दल बदल विरोधक जो कानून है ये 10वीं अनुसूची में वर्णित है। और 10वीं अनुसूची दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। इसमें जो संविधान के हमारे प्रावधान हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेदों का मिलान करना है। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 280 में, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 312 में है। तो यहाँ पर 4, 3, 1 और 2 सही ऑप्शन हो जाएगा। 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संविधान में जो हमारे संघ संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है 112वीं रैंकिंग भारत की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 153 देशों में 112वां स्थान मिला है। इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड और अंतिम स्थान यमन को मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के लिए थीम क्या है? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के लिए जो थीम था वो है दोस्तों 1 महीने तक चलने वाली इसका थीम है सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी गैस है? तो ये है मीथेन गैस। ये धान के खेत और जुगाली करने वाले पशुओं से निःसृत होती है और ये तापमान में वृद्धि करने वाली गैस है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। राष्ट्रीय पार्क और उनसे संबंधित राज्य। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। तो सही उत्तर देखिए 2, 1, 3 और 4। तो देख लेते हैं ऑप्शन 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडान गैस या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इंडोर वायु प्रदूषक जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक इसमें रेडान गैस होती है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। दोस्तों रेडान गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है और रेडान गैस से फेफड़े का कैंसर, रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती पर आधारित राज्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा या कोयला ऊर्जा। तो जो सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा है दोस्तों ये पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है और स्वच्छ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है कहाँ पर? तो सही उत्तर है एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर है नागालैंड के जो पर्वत बंजर होते जा रहे हैं दोस्तों इसका मुख्य कारण झूम कृषि है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर स्थानीय जातियों के द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम कृषि है जिसमें वनों का तेजी से विनाश होता है जिसके कारण नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो आप जानते भी हैं भूटान को कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है दोस्तों और भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के दशक निर्दिष्ट किया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से जैव विविधता दशक के रूप में इसको शामिल किया गया है या घोषित किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बायोडाइवर्सिटी डिकेड के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, टेराकोटा या मिट्टी के पके हुए बर्तन गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं ये चिन्हट, और कांच का सामान फिरोजाबाद। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख जो घटनाएं हैं उनका सूची 1 का 2 से मिलान कराना है। देखिए दोस्तों, जन्म के प्रतीक क्या है? तो ये जन्म का प्रतीक महात्मा बुद्ध के क्या है? ये कमल है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कमल जो है ये जन्म का प्रतीक है। प्रथम प्रवचन को दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महाबोधि बोधि वृक्ष से संबंधित है, और गृह त्याग का प्रतीक आपका घोड़ा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 4, 2, 1 और 3। देखते हैं ऑप्शन में 4, 2, 1 और 3, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम में दोस्तों मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो सही उत्तर है दशहरी। दोस्तों, दशहरी जो आम की प्रजाति है ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन देखिए, खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या मसाले। तो सही उत्तर है खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के उत्पादन में शीर्ष या सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है, पहला स्थान राखीगढ़ी का है। धौलावीरा दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, और ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या उपर्युक्त सभी क्षेत्र में? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण था? तो सही उत्तर है गले में पहना जाने वाला आभूषण निष्क कहलाता था, और ये एक प्रकार का हार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन देखिए, बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र। तो सही उत्तर है अशोक। दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण जो है ये सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दोस्तों, इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सांची और भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? देखिए, उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, या बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। तो दोस्तों, निम्न लिंगानुपात के प्रथम 3 कारण तो हैं ही, साथ ही इसका अन्य कारण प्राकृतिक रूप से बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म होना है। प्रायः 100 बालिकाओं की तुलना में 105 बालक जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 और 4 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों शक संवत जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया गया था, और अधिकांश इतिहासकार कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नासिक जो है ये गौतमीपुत्र से संबंधित अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख, दोस्तों भीतरी अभिलेख जो है
ये पुलकेशिन द्वितीय सही सुमेलित नहीं है और गिरनार रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। देखिए भीतरी स्तंभ लेख का संबंध दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय से नहीं बल्कि गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है। तो देखिए भीतरी का जो अभिलेख है इसका संबंध जो है स्कंद गुप्त से है, न कि पुलकेशिन द्वितीय से। अन्य जो हैं वो सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता अधिक थी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मणिपुर, पंजाब, असम या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से मणिपुर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। यहाँ पे साक्षरता 79.2%, पंजाब में 75.8, असम में 72.2 और मध्य प्रदेश में 69.3% है। जबकि भारत में केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी किससे संबंधित है। तो सही उत्तर है कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी का जो रचित राजतरंगिणी ग्रंथ है ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो सही उत्तर है कल्हड़ कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के आश्रित कवि और विद्वान थे। इनकी कृति जो है राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर है अरबों के द्वारा। दोस्तों हिंद जो है भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था और ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। दोस्तों ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था और अरबों ने इसे हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने हिंदुस्तान और जो अरब थे वो हिंद देश को हिंदू शब्द जो है अरबों से प्रचलित हुआ था। अगला प्रश्न है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वो कौन सा युद्ध था। तो सही उत्तर है दोस्तों 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था, इसमें मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई है और यह युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी भारत कब आया था। 9वीं शताब्दी में, 10वीं में, 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में। तो सही उत्तर है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। ये प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था और महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की और इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। तो सही उत्तर है अकबर को। दोस्तों अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक फैला था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था और फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह उसे प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। तो सही उत्तर है चित्रकला। दोस्तों मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंची थी और जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी भी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन है आपके अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। तो सही उत्तर है मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी और वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वाले वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो उत्तर है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। दोस्तों कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ था उसका विस्तार मात्र था और यह युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। माकूम दोस्तों ये कोयला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, माकूम का कोयला हो जाएगा। डल्ली राजरा की खानें लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कोरापुट दोस्तों ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए और चित्रदुर्ग मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 में सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध में की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रथम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला शासक अवध का नवाब था। यदि प्रश्न में बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो ये हैदराबाद हो जाएगा, लेकिन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला अवध का नवाब था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के शासनकाल में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अंग्रेजी राज्य में अवध का विलय कर लिया था। तो सही उत्तर है 1856 में। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। देखिए दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग जिसका शासनकाल 1856 से 1862 था, इसी में 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो ये लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, ये इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है। दोस्तों लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है PC इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसको इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इसका उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? तो सही उत्तर है मद्रास प्रेसिडेंसी में। दोस्तों अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो सही उत्तर है मालाबार में हुआ था। दक्षिणी मालाबार में केरल के मुसलमान पट्टेदार और खेतिहरों को मोपला कहते थे और यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी और नायर जातियों में से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह का जो कारण थे उसमें जमींदारों का अत्याचार और अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो सही उत्तर है पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह जो थे ये पटना में 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और दोस्तों पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है समाचार पत्र और उनके संपादकों से। देखिए हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक जो समाचार पत्र था उसके नेता या उसके संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे, जी के गोखले। वॉयस ऑफ इंडिया इसके संपादक दादा भाई नौरोजी और बंगाली पत्र के संपादक SN बनर्जी थे। तो सही उत्तर सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1 और 4 देख लेते हैं। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? तो सही उत्तर है ऊधम सिंह ने दोस्तों लंदन में माइकल ओ डायर को मारा था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आसान सा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी?
तो सही उत्तर है अकबर द्वितीय ने। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और उन अपने दूत के रूप में 1830 में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम द्वारा स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई, कलकत्ता में नहीं। नेशनल इंडिया एसोसिएशन दोस्तों, इसकी स्थापना लंदन में मेरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा की गई और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों कलकत्ता में की गई थी, न कि बम्बई में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो दो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4 आपके सुमेलित नहीं हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर, और यहाँ पर प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में। देखिए 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून द्वारा हिंदू से धर्मांतरित व्यक्तियों के लिए नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया गया और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह के कानून को संगत बनाया गया और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा या सौरमंडल? तो सही उत्तर है नक्षत्र। दोस्तों खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, उसको तारामंडल या नक्षत्र, जिसको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, नक्षत्र की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो सही उत्तर है पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है सोयाबीन उत्पादक राज्यों में। अगला प्रश्न है, जैव विघटित प्रदूषक कौन है? देखिए पारा, वाहित मल, प्लास्टिक और एस्बेस्टस। तो सही उत्तर है वाहित मल जो है दोस्तों, ये जैव विघटनीय या जैव अपघटनीय प्रदूषक है। और दोस्तों जैव विघटित प्रदूषकों में घरेलू अपशिष्ट या कचरा, मल मूत्र और वाहित मल है, जबकि पारा, प्लास्टिक और एस्बेस्टस जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो सही उत्तर है प्राकृतिक आवासों का विनाश। दोस्तों ये जैव विविधता के ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों जैव विविधता के ह्रास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, औद्योगिक उत्पादन और नगरीकरण को बढ़ावा देने से प्राकृतिक आवासों का विनाश। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? ऑप्शन है नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष। तो सही उत्तर है नागार्जुन। दोस्तों देखिए माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा था। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो दोस्तों सुगम्य भारत अभियान जो है ये इसका जो है दिव्यांगों के लिए परिवहन, सरकारी भवन, पर्यटन और इंटरनेट प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सुगम बनाना है। तो सही उत्तर है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक सुगमता प्राप्त कराने से संबंधित है सुगम्य भारत अभियान। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक सुरक्षा अधिनियम यानी जो सिटीजन सेफ्टी एक्ट है ये कब अधिनियमित किया गया था? तो सही उत्तर है 1968 में। दोस्तों नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में बना, जो मई 1968 में संसद में अधिनियमित किया गया। नागरिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता को मनोबल बनाए रखते हुए
अपनी उत्पादन क्षमता को जारी रखते हुए दुश्मन के हमले और दैविक प्रकोपों से नागरिक की सुरक्षा करती है। और 30 सितंबर 2009 को नागरिक सुरक्षा बल एक्ट में संशोधन करते हुए दुश्मन के हमले के स्थान पर आपदा शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, और जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो हम सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसका अंतिम प्रश्न है कि दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है। तो सही उत्तर है दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर 2 संघ शासित प्रदेश पहले थे, इनको अब एक संघ शासित राज्य बना दिया गया है जिनकी राजधानी दमन बनाई गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।